बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर कुछ नर्वस डिसऑर्डर्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा भाई, हमारे पास जो नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हमने कैटेगराइज़ किया है कुछ क्लासेस के अंदर, जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी। सबसे जो पहली कैटेगरी है वो है वैस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर। भाई वैस्कुलर का जो वर्ड निकला है वो निकला है ब्लड वेसल से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उनकी तरफ ब्लड का जो फ़्लो है वो कम हो जाता है या फिर रुक जाता है। इसे कहा जाता है ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है? इसके मुख्तलिफ़ रीज़न होते हैं। ये भी मैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 14 के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो जब ब्रेन के किसी भी पार्ट को ब्लड नहीं मिलता तो उसको स्ट्रोक हो जाता है, यानी वो अपना काम करना छोड़ जाता है। और इस तरह का जो डिसऑर्डर है इसे कहा जाता है वैस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर। अच्छा, सेकंड कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है इन्फेक्शियस नर्वस डिसऑर्डर, जिस तरह से सामने लिखा हुआ है मेनिंजाइटिस। तो हमने जब ब्रेन पढ़ा था, जब ब्रेन हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था कि ब्रेन को दो किस्मों की जो है वो प्रोटेक्शन होती है। एक तो सबसे ऊपर स्कल होती है जो कि 8 हड्डियों की बनी हुई होती है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। उसके बाद 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो है वो ड्यूरामेटर, बीच वाली जो है वो एरेक्नाइड, और सबसे जो अंदर वाली होती है उसे पायामेटर कहा जाता है। ये जो 3 लेयर हैं इन्हें मेनिन्जिस कहा जाता है। बाज़ औक़ात कभी बैक्टीरिया की वजह से या कभी वायरस की वजह से ये जो मेनिन्जेस हैं ये ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो इसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। और इस तरह का जो नर्वस डिसऑर्डर है इसे कहा जाता है इन्फेक्शियस नर्वस डिसऑर्डर। थर्ड कैटेगरी जो है वो है हमारे पास स्ट्रक्चरल नर्वस डिसऑर्डर, जिस जिस तरह से ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं। आपको पता है ट्यूमर किसे कहा जाता है? जो ब्रेन के अंदर सेल होते हैं, जब उनकी ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल हो जाए, जब उनकी मूवमेंट जो है वो एबनॉर्मल हो जाए तो उसे ट्यूमर कहा जाता है। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर हैं इन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चरल नर्वस डिसऑर्डर। जो हमारे पास चौथी कैटेगरी है वो है फंक्शनल नर्वस डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमारे पास हेडेक आता है। हेडेक का मतलब होता है कि सर का दर्द हो रहा, ब्रेन के किसी भी पार्ट के अंदर जब पेन होता है तो उसे हेडेक कहा जाता है। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि ब्रेन के अंदर जो है ना वो पेन रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते। तो ब्रेन के अंदर कभी भी जो है पेन की फीलिंग नहीं होती, लेकिन जो ब्रेन के इर्द-गिर्द टिश्यू होते हैं ना वहाँ पे पेन रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जब किसी फिजियोलॉजी की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से जब दर्द होता है, तो वो ब्रेन भी फ़ील करता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ फंक्शनल नर्वस डिसऑर्डर। अच्छा, अब ये जो 4 डिसऑर्डर मैंने आपको ऊपर वाले बताए हैं, ये फेडरल बुक के अंदर इसी तरह से डिस्कस किए गए हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं। कोई एडवांस लेवल पे नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो 5वीं कैटेगरी है वो है डीजनरेटिव नर्वस डिसऑर्डर। अब ये वो डिसऑर्डर होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं, यानी जीन्स की वजह से होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास 3 डिसऑर्डर ऐसे हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया गया है। कोई डीप डिस्कस नहीं की गई, जस्ट सरफेस डिस्कस की गई है। सबसे पहला जो है वो है एपिलेप्सी, दूसरा जो है वो है पार्किंसंस, और जो थर्ड है वो है अल्ज़ीमर्स। पार्किंसंस और जो अल्ज़ीमर्स हैं ये दोनों साइंसदान के नाम हैं। हम इनमें से एक-एक के ऊपर डिस्कस करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। भाई सबसे जो पहले पहले हमारे पास डिसऑर्डर है वो है पार्किंसंस डिजीज़। मैंने आपको बता दिया कि हम इसको पार्किंसंस इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये डिसऑर्डर जो है वो पार्किंसन ने देखा था। ये मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम का एक प्लेयर भी है, इंग्लैंड है या फिर ऑस्ट्रेलिया है, आप देख लेना, स्पिन बॉलर है। बहरहाल ये कहता है सॉरी, ये कहता है कि पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जो बेसल गैंग्लिया के जो न्यूरॉन होते हैं ना वो आहिस्ता-आहिस्ता डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। भाई अब ये बेसल गैंग्लिया क्या है? देखिए, हमने पढ़ा था ना हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो है वो फोर ब्रेन, फिर बीच में छोटा-सा रीजन होता है मिड ब्रेन, और फिर नीचे जो है वो हाइंड ब्रेन होता है। बिल्कुल फोर ब्रेन के नीचे आपको कुछ न्यूक्लियस और कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं, ठीक है? कुछ न्यूक्लियस, ब्रेन के सेलों के कुछ न्यूक्लियस और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। तो इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, ये जो बेसल गैंग्लिया के जो न्यूरॉन हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता डीजनरेट होना, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये बेसल गैंग्लिया काम क्या करता है? फोर ब्रेन जो भी सिग्नल देता है ना बॉडी को, जो भी सिग्नल, कोई भी नर्व इम्पल्स जो भेजता है, तो उस सिग्नल को ये मैनेज करने का काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द बेसल गैंग्लिया मैनेज द सिग्नल्स ऑफ योर ब्रेन्स एंड दैट हेल्प टू मूव योर मसल्स, और स्पेशली उन मैसेजेस को जो कि हमारी मसल्स की मूवमेंट के लिए आते हैं। तो यानी आप समझ रहे हैं कि अगर बेसल गैंग्लिया डैमेज होगा तो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं होगी, क्योंकि मसल्स डैमेज होंगे। और आपको पता है जितने भी वॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं वो हमारे स्केलेटल होते हैं, तो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट सही तरीके से नहीं होगी, मूवमेंट जो मसल्स हैं वो काम नहीं करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं आगे चल के बेसल गैंग्लिया वाला एरिया भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ये होता है कि जो बेसल गैंग्लिया के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं ना, उनके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस नहीं होता जिसका नाम क्या है, डोपामिन। ये जो केमिकल है ये न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है और इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है डोपामिन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इन रिजल्ट न्यूरॉन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया अनेबल टू प्रोड्यूस डोपामिन। तो वो डोपामिन को सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो नतीजे में जो बेसल गैंग्लिया है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता, सिग्नल्स को मैनेज नहीं कर पाता। बहुत सारे सिग्नल फोर ब्रेन से आते हैं, लेकिन मोस्टली जब हम बात करते हैं तो हम मसल्स की मूवमेंट के सिग्नल की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, डोपामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी के लिए, तो यानी इसमें मेमोरी भी अफेक्टेड होगी। मूवमेंट के लिए मैंने बताया मेन जो टारगेट होता है वो मूवमेंट होता है, मोटिवेशन है या फिर मूड है या अलर्टनेस अटेंशन वगैरह है, तो ये भी बंदे की क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, अब क्या सिम्पटम्स होंगी इसमें? जो शख्स होगा जिसको ये पार्किंसन डिजीज होगी, उसका जो एक हाथ है और जो एक टांग है, इसके अंदर ट्रिमर होगा, यानी कि ट्रिमरिंग वगैरह होगी, कांपेंगे ये। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि अगर सीवियरिटी बढ़ जाए, यानी कि बेसल गैंग्लिया के अगर थोड़े बहुत न्यूरॉन डैमेज हुए हैं तो उससे क्या होगा, एक हैंड के अंदर ये सिम्टम्स आएंगी। लेकिन अगर पूरा ही बेसल गैंग्लिया डैमेज हो चुका है तो फिर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नतीजे में क्या होगा, जो दोनों साइड्स हैं बॉडी की वो स्टिफ हो जाएंगी, वहाँ पे वीकनेस हो जाएगी और मसल्स की जो ट्रेमलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। सही तरीके से मसल्स काम नहीं करेंगे, वहाँ पे कांपना जो है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस डिजीज़ के अंदर जो सेंस होता है ना वो अनअफेक्टेड होता है, यानी सेंस से कोई भी सेंस के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारे 4-5 सेंस हैं वो नॉर्मल होते हैं। स्पीच भी उसकी सही होती है, लेकिन थोड़ी-सी स्लो और थोड़ी-सी हेजिटेट होती है। जिस तरह से आपको अचानक जो है 500 लोगों के बीच में बुला लिया जाए ऑडिटोरियम हॉल के अंदर और आपसे कहा जाए कि आओ आप किसी टॉपिक पे बोलो, तो आपकी जो स्पीच है वो स्लो हो जाएगी, आप हेजिटेट होने लग जाएँगे और शायद आप ये समझने लगेंगे कि मुझे पार्किंसन डिज़ीज़ है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अच्छा, होता क्या है, अब इस बीमारी को ओवरकम कैसे करना है? तो मार्केट के अंदर एक केमिकल आता है, एक ड्रग आती है जिसका नाम लीवोडोपा है। हम ये ड्रग देते हैं, फिर ये ड्रग हमारी बॉडी में जाके डोपामिन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है और इस बीमारी को जो है ओवरकम करने का यही तरीका है, क्योंकि यहाँ पे डोपामिन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो नतीजे में सारे सिग्नल्स जो है मैनेज नहीं हो पाते। तो मार्केट के अंदर लीवोडोपा मौजूद है, हम ऐसे पेशेंट को लीवोडोपा देते हैं जो बॉडी में जाके फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, डोपामिन के अंदर। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, नर्व इम्पल्स मैंने जो आपको पढ़वाई थी ना पूरी की पूरी, उसकी ट्रांसमिशन में ये मदद करता है। मैं इसके ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वो वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर वाली कहानी भी समझ आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है पार्किंसंस के ऊपर जो की गई डिस्कस है हमारी, आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी इमेज में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा फोर ब्रेन है, ठीक है, पूरा कंप्लीट फोर ब्रेन है। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये है बेसल गैंग्लिया, ऊपर लिखा भी हुआ है, लेबल भी किया हुआ है, ये बेसल गैंग्लिया है। ये यहाँ से निकलने वाले जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनको मैनेज करता है, स्पेशली वो सिग्नल जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो जब बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाएगा, इसके अंदर जब डोपामिन की कमी हो जाएगी, तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको सही तरीके से हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसके अलावा जो बूढ़े लोग होते हैं उनके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो भी मास्क हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो रो रहे हैं या हंस रहे हैं। मेरी नानी जब रोती थी तो पता ही नहीं चलता था कि वो हंस रही है या फिर वो रो रही है या वो कुछ भी नहीं कर रही, तो इनके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो छुप जाते हैं। इनका थोड़ा सा पोस्चर जो है वो स्लॉप्ड हो जाता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, और थोड़ी-सी जो है वो कमर के अंदर सख्ती आ जाती है। ट्रंक जो है वो बिल्कुल उनकी आगे की तरफ झुक जाती है। जो एल्बो और जो रिस्ट होती है, जो कलाई होती है, वो तेज़-तेज़ हम जिस तरह से चलते हैं ना, वो तेज़-तेज़ चल रही होती हैं आगे-पीछे। इनके अंदर ये सिस्टम नहीं होता। रिड्यूस आर्म स्विंग्स, यानी कि पूरा हाथ इनका नहीं आता। जो हमारी शोल्डर की इसकी सॉरी जो एल्बो की जो मूवमेंट होती है, देखिए वो हमारी स्ट्रेट होती है। इन बेचारों की थोड़ी-सी कम होती है। तो ये सारी सिम्पटम्स भी जो हैं वो बेसल गैंग्लिया यानी पार्किंसन डिज़ीज़ के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो भी बहुत ईज़ी सा है, जिसका नाम अल्ज़ीमर्स डिज़ीज़ है। अल्ज़ीमर्स एक साइंसदान का नाम है। अच्छा, इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो सेरिब्रम है, अब आपको पता है ये फोर ब्रेन का पार्ट है, और जो हमारे पास हिप्पोकैम्पस है, इन दोनों के जो न्यूरॉन हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब सेरिब्रम के तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उन्हीं कामों में से एक काम होता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी स्टोर करता है ना, कॉग्निटिव फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, जो थिंकिंग होती है, जो स्पीकिंग होती है, लॉजिक वगैरह उनको भी। लेकिन जो इसका यहाँ पे जो ज़िक्र मैं करने लगा हूँ वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के हवाले से करने लगा हूँ। और जो हिप्पोकैम्पस होता है, ये ब्रेन का वो पार्ट होता है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करता है।
सॉरी। अब आपको पता है कि ये दोनों पार्ट जब डिस्टर्ब होंगे तो नतीजे में क्या होगा, डिमेंशिया हो जाएगी, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी। अब ये काम ही नहीं कर रहे तो फिर मेमोरी हमारी कैसे सही रहेगी। अच्छा, ये जो डिजीज़ है ये 3 स्टेजेस के अंदर होती है। बाज़ औक़ात ये 3 स्टेजेस आपसे पूछ भी लेते हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेज के अंदर पेशेंट को ये फ़ील होगा कि शायद मैं कुछ चीज़ें करके वो भूल रहा हूँ, यानी कि उसको ये चीज़ें नोटिस होगी कि शायद वो कुछ चीज़ें जो है वो भूल रहा है। सेकंड स्टेज के अंदर उसकी जो है वो मेमोरी सीवियर लॉस हो जाती है। इवन रिसेंट इवेंट्स, यानी कि इतना वो बेचारा मेमोरी अपनी लॉस कर जाता है कि उसको वक्त और जगह का भी पता नहीं चलता। इवन जो उसके घर की फेमस गली होती है ना, उसका भी इसको पता नहीं चलता। यहाँ तक इसकी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है। अच्छा, थर्ड स्टेज के अंदर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा, और साइकोसिस कंडीशन हो जाती है, बिल्कुल पागल हो जाता है, यानी कि उसको हेल्यूसिनेशन हो जाती है। हियरिंग वॉइसेस एंड सीइंग फेस व्हेन नो वन इज देयर, आवाज़ें भी आएंगी, चेहरे भी दिखाई आएंगे, हालांकि वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हेल्यूसिनेशन कहा जाता है। उसके अलावा पैरानॉइड डिल्यूजन हो जाती है। आसान लफ्ज़ों में फ़ॉल्स बिलीव कहा जाता है, यानी कि उसको ऐसा लगेगा उसके साइड से गुज़रता हुआ जो शख्स है वो उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है, वो उसे मारना चाहता है, हालाँकि रियल में ऐसा नहीं होता। अगर आप उसके साथ हमदर्दी भी करेंगे ना, सिम्पैथी भी करेंगे, तो उसको लगेगा शायद आप उसको मारने जा रहे हैं। उसके अपने एक इलॉजिकल आइडिया होंगे, खुद से बातें करता रहेगा, आपसे शेयर भी नहीं करेगा। अगर आप उसको कोई रीज़न्ड आर्गुमेंट देंगे तो उसको भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये थर्ड स्टेज होती है। तो वो पूछ लेते हैं कि थर्ड स्टेज में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, अल्ज़ीमर्स के अंदर जो न्यूरॉन डैमेज होते हैं वो कौन से ब्रेन के पार्ट के होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है पॉसिबल आप लोगों की टेस्ट में आ सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास थर्ड जो है डिसऑर्डर है वो है एपिलेप्सी, जिसे हम फिट्स वगैरह भी कहते हैं, मिर्गी की बीमारी जिसे होती है। इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है उसे ट्रांजिएंट फिट्स आते हैं। ट्रांजिएंट फिट्स का मतलब क्या है, आएंगे फिर चले जाएंगे, आएंगे फिर चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट फिट्स। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एबनॉर्मल एक्टिविटी इन द ब्रेन। जब ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाए, हमें पता है ना, नर्व इम्पल्स जो होती है वो एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है। अब इसके अंदर जो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम आयन होते हैं, आपको पता है वो बहुत सीक्वेंस के साथ काम करते हैं। मैं पूरा लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ऊपर दे चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल मैसेज है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इस बीमारी के अंदर बिल्कुल डैमेज हो जाती है। अच्छा, अब ये जो फिट हैं ये खुद ब खुद भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं, बैठे बैठे एपिलेप्सी शुरू हो जाएगी, या फिर उसको आप जब स्टिमुलस दोगे, जब लाइट वगैरह दोगे। अच्छा, लाइट वगैरह जब स्टिमुलस देते हैं तो उस वक्त हमारी इंपल्स शुरू हो जाती है, तो इनके अंदर इंपल्स का ऑलरेडी मसला होता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज का ऑलरेडी मसला होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर इनको लाइट से अवॉइड किया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने अगर ऐसे पेशेंट देखे हों तो दो किस्मों के जो है वो इनको फिट्स पड़ते हैं, एक जनरलाइज, दूसरे पार्शल पड़ते हैं। भाई, जनरलाइज के अंदर क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कंप्लीट बेहोश हो जाती है, बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। मैंने तो खुद ये रियल में भी देखा है और हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं। तो बिल्कुल जो इसकी बॉडी है वो बिल्कुल इस तरह से स्टिफ हो जाएगी, बिल्कुल सख्त, और स्लाइड जर्क करती रहेगी, झटके देती रहेगी। और इस तरह के फिट्स को कहा जाता है जनरलाइज फिट्स कहा जाता है, और मुंह से जो है वो फोमी हो रही होगी। अच्छा, दूसरे होते हैं हमारे पास पार्शियल फिट्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये शख्स होशो हवास में होता है, बेहोश नहीं होता है। इसमें बिल्कुल बेहोश हो जाता है जनरलाइज में, पार्शियल में बेहोश नहीं होता, मोमेंट्री लॉस हो जाता है। कभी दीवार के इस साइड लगेगा, कभी इस साइड लगेगा, कभी टेबल से उठेगा गिरेगा, कभी कुर्सी से बैठेगा उठेगा, इस तरह का। दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विदाउट एबनॉर्मल मूवमेंट। इसमें कोई एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं होती। अच्छा, कह रहा है कि एबनॉर्मल मूवमेंट है, वो वहां से वहां लग रहा है, कह रहा है एबनॉर्मल, हालत देखो। अच्छा, इसके अंदर हम इसको ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं, तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स आती हैं जो कि फिट्स के अगेंस्ट काम करती हैं, वो हम इन पेशेंट्स को देते हैं। और ज़्यादातर जो है वो इनको हम इमोशन से दूर रखते हैं, लाइट वगैरह, स्टिमुलस वगैरह से हम इनको दूर रखते हैं। इन बीमारियों का कोई प्रॉपर इलाज नहीं होता, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, जितने भी नर्वस डिसऑर्डर है उनका 100% एक्यूरेसी के साथ काज अब तक किसी को भी नहीं पता। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और शेयर करनी हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस सेक्शन को ख़त्म करके अपने एंडोक्राइनोलॉजी सेक्शन की तरफ पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और हार्मोन्स के बारे में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।